आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 4। हमने पार्ट 3 तक क्या बात करा था? पार्ट 3 तक हमने बात करा था कि जो भी आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी लॉ, जो भी चीजें क्या हुआ था संविधान बनने से पहले बनाया गया था, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको उसको वॉइड माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज ये कहता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो भी नियम संविधान लागू होने के बाद बना और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी वॉइड्स माना जाएगा, उसको भी नल माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में एक टर्म आता है लॉ। अब उस लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो हमने देखा। लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? लॉ में आपका इंक्लूड है परमानेंट लॉ, जो कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया या स्टेट लेजिस्लेशन इनेक्ट किया, ये लॉ में आ गया। उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू हुआ किसके? प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नर के द्वारा इशू हुआ, उसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी लॉ बोलते हैं। उसके बाद कोई स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, जैसे ऑर्डर हो गया, बाय लॉ हो गया, रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया और नोटिफिकेशन, ये सब भी क्या है? ये सब भी आपका लॉ में आता है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, that is customs or usage having the force of law, thus not only a legislative means, कहने का मतलब है नो, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस है नियम का, लॉ का जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस है, जैसे कि कस्टम्स है या उसका फोर्सेस ऑफ लॉ है, ये यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो इन सब के टर्म में भी क्या आता है? इन सब के टर्म में कौन आता है? इन सब ये भी किसके टर्म में आता है? लॉ के टर्म में आता है। लॉ के ये सब भी लॉ के अंदर आता है। उसके बाद thus not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating a fundamental rights and hence can be declared as a void। मीन्स जो भी ऊपर दी गई है, ऊपर जो भी चीजें दी गई है उसको क्या कर सकते हैं? उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट क्या कर सकता है? उनको वॉइड कर सकता है। कोर्ट क्या करेगा? उनको वॉइड करेगा। ठीक है। फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। बाद में आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के अंदर नहीं आता है, वो लॉ के अंदर नहीं आता है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद however the supreme court held in the केशवानंद भारती case 1973 that constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates the fundamental rights। मींस केशवानंद भारती केस जब आया 1973 में, केशवानंद भारती केस जब आया कब? 1973 में। उस टाइम में क्या, उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो गया? कैन बी चैलेंज इन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स ए फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड। मींस कहने का मतलब है कि पहले क्या बोल दिया गया? पहले बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या आते हैं, पहले क्या बोल दिया कि जो भी अमेंडमेंट है वो किसके अंदर नहीं आते? वो आपके आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आते। तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको चेंज ही नहीं कर सकते। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको हम चेंज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया, उस टाइम में क्या हुआ? उस टाइम में ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 13 के अंदर आता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर आता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कह रहा था कि जो भी नियम, अगर वो जो भी नियम संविधान बनने के बाद मीन्स 1950 के बाद आया है, वो क्या कर रहा है? अगर वो वायलेट कर रहा है किसको? अगर वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या होगा? वो उसको वॉइड माना जाएगा। केशवानंद भारती केस के बाद इस बात को माना गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत भी क्या आता है? आर्टिकल 368 आता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके अंदर आता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। मीन्स उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी क्या कर सकते हैं? उसको लॉ के अंतर्गत मान सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज करने का प्रक्रिया आ गया। मीन्स उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये बात आई समझ में? और अगर नहीं आई आप प्लीज कमेंट करके बताइए, दोबारा इस पे लेक्चर लेंगे। ठीक है। नहीं अगर आई तो एक बार ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी नियम संविधान लागू होने के बाद बना है, मीन्स 1950 के बाद बना है, तो अगर वो नियम क्या कर रहा है? अगर वो नियम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको वॉइड माना जाएगा। ये बात होगी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। जब हमारे पास
जब हमारे पास एक केस आया, जब हमारे पास आर्टिकल 13 ने क्या डिक्लेयर किया, जब हमारे पास 1951 में एक केस आया, 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया। उसमें क्या आर्गुमेंट किया गया, उसमें आर्गुमेंट किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मींस आर्टिकल 368 है, वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है, वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है। और जब वो आर्टिकल 13 में 368 नहीं आएगा तो क्या होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आएगा उसी को हम चेंज कर सकते हैं ना। ये बात तो समझ में आ गई, जो भी चीजें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आएगा उसी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 368 वो आता ही नहीं है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। जब वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आता ही नहीं है, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि 13 बेंच के जज बैठे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि देखिए, सीधी सीधी बात है कि कोई भी आर्टिकल क्या है वो 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगा। मींस आर्टिकल 368 किसके अंदर फॉल करेगा, वो अंडर फॉल करेगा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत जब फॉल करेगा तो क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 368 को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। मींस आर्टिकल 368 को भी हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार डिटेल में समझाते हैं क्या हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। ठीक है, हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया। 1950 में जैसे लागू हुआ तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है 1951 में, ये कब आया, ये आया आपका 1951 में। और इसमें से क्या ऐड किया गया, जब ऐड किया गया, इसमें ऐड किया गया आपका आर्टिकल 31A एंड 31B और आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इन तीनों चीजों को क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया, किसमें, संविधान में। अब जब इन तीनों चीजों को ऐड करा तो अब आर्टिकल 31A क्या कहता है, उस टाइम में गवर्नमेंट था जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके ऊपर बिलीव करते थे, किस गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करते थे, वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करते थे। वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट मीन्स, कहने का मतलब है कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स था, जो भी लैंड था, क्योंकि पहले कुछ कुछ लोगों के पास ही बहुत सारे लैंड थे, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें क्या करना है, हमें लैंड रिफॉर्म्स लाना है। लैंड रिफॉर्म्स लाने का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लैंड को। अब देखिए, अब हमने इससे पिछले बार में पढ़ रखा था, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 क्या है, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट्स था। आर्टिकल 31 जब फंडामेंटल राइट्स था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। जब हम फंडामेंटल राइट्स को भाई चेंज नहीं कर सकते तो क्या होगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हम चेंज कर दिए, लैंड रिफॉर्म लाना था। जब लैंड रिफॉर्म लाना था तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को दो, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 तो यही कहता है कि आप चेंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को। अब जब ये बात होगी फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर क्या हो, वहां पर एक एक क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में लाया गया पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू ने क्या बोला, पंडित नेहरू ने उसमें आर्टिकल में क्या करा, उसमें 31A ऐड किया। 31A ऐड करने का मतलब है कि आप लैंड के रिगार्डिंग, लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लैंड रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर हमें लैंड रिफॉर्म करना है या लैंड को कब्जा करना है या लैंड को एक्वायर करना है, आप उस लैंड के मामले में कहा नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ भाई, हमारा जमीन इसने ले लिया या हमारा जमीन सरकार ने ले लिया, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इससे पहले 1951 से पहले क्या होता था, जैसे ही किसी का लैंड एक्वायर होता था तो वो कहाँ चला जाता था, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। उसके बाद ये हो गई 31A की बात। अब 31B ने क्या किया, 31B ने क्या कि एक 9th शेड्यूल बनाया, 9th शेड्यूल बनाया। और 9th शेड्यूल में ये बोल दिया कि जो भी नियम इस 9th शेड्यूल में, जो भी लॉ को इस 9th शेड्यूल में डालेंगे, उस लॉ को क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू
नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो भी नियम हमने बनाया उस नियम को अगर हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो वो रिव्यू नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। ये बात होगी हमारी आर्टिकल 31 बी की। उसके बाद एक आर्टिकल और ऐड हुआ था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसमें क्या हुआ था, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी ये तीन को क्या कर दिया गया था, एजुकेशनल के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया था कि आपको क्या मिलेगा, एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात होगी हमारी जब फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके बाद आया हमारा सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। इसमें क्या बोला गया, इसमें अब देखिए डिबेट किस बात पे थी, डिबेट थी कि आर्टिकल 13 और वर्सेस आर्टिकल 368 के बीच में। यहाँ तो अमेंडमेंट की बात हो रही थी ना। अब अमेंडमेंट की बात हो रही थी, आर्टिकल 13 क्या कह रहा था, आर्टिकल 13 कह रहा था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो नियम वॉइड माना जाएगा, ये आर्टिकल 13 का कहना था। और आर्टिकल 368 क्या कहता था, आर्टिकल 368 का क्या कहना था, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, देखिए आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 एक एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये एक्ट है, तो ये एक्ट भी तो आर्टिकल के, ये एक्ट भी तो, ये जो एक्ट है ये एक्ट भी तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। एक्ट भी तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। जब एक्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है तो हम किस किस हिसाब से, किस बेसिस पे हम उसको चेंज कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिए, या राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स उसको वायलेट कर दिए। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको वायलेट नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते उस टाइम में क्या हो गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के इसमें क्या हो गया, अगर ये सीएए अमेंडमेंट एक्ट अगर ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है तो क्या होगा, ये इसका आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप क्या कर सकते, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग आप इस नियम को, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। आप लैंड रिफॉर्म नहीं ला सकते, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते अगर वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या हुआ, ये जब बहस हुई, बहस होने के बाद वहां पर ये कंक्लूजन ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता ही नहीं है। यही बात हमने अभी बुक में बात करा था, यही बात हमने बुक में बात करा था कि क्या हुआ बाद में कि कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 368 वो डज नॉट कम अंडर एक्सप्रेशंस लॉ। मींस ये जो आर्टिकल 368 है, ये आर्टिकल 368 इस नियम के, लॉ के नियम के अंतर्गत आता ही नहीं है। और जब लॉ के वर्ड के अंतर्गत नहीं आता था उसको सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते उसको लेकर के। और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड रिफॉर्म्स कर देगी। ठीक है, ये बात होगी हमारी उस टाइम की। उसके बाद बात हुई 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में। इसमें क्या बात हुई, ये बातें समझ में आई आपको, ये टोटल बातें समझ में आई। ओवरऑल यही बात है, ओवरऑल बात यही है कि जो भी चीजें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगा या आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएगा वो क्या होगा, वो चेंज नहीं कर सकते अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और राइट ऑफ प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट्स था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स था तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते थे। अब सरकार को क्या करना, सरकार को तो चेंज करना था। सरकार ने क्या किया, सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला करके क्या कर दिया, 31A और 31B और 15 क्लॉज 4 को ऐड कर दिया। जिसमें क्या हुआ, जिसमें अब डिबेट होना शुरू हुआ। डिबेट होने के बाद क्या हुआ, डिबेट में ये बोला गया कि आर्टिकल 13 अलग है और आर्टिकल सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 ये अलग है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करता, ये दोनों एक दूसरे के अंतर्गत नहीं आता। अब हमारे सोच में या उस टाइम के सोच में क्या था, उस टाइम के सोच में ये था कि आर्टिकल 368 एक क्या है, एक एक्ट है। और ये एक्ट क्या है, ये आता तो उसी नियम के आधार में है ना, ये उसी लॉ के अंतर्गत आता है। तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं।
तो फिर क्या बाद में हुआ, बाद में ये बात हुई कि सरकार ने क्या बोला कि ये जो सरकार ने क्या बोला, जो आर्टिकल 368 है वो लॉ वर्ड के अंतर्गत आता नहीं। हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत जो भी चीजें लॉ के अंतर्गत आएगी उसको वो डायरेक्टली क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और जो चीज ला ही नहीं हो रहा है लॉ के अंतर्गत, जो चीजें लॉ के अंतर्गत आता ही नहीं है, उसको हम चैलेंज कैसे करेंगे, वो चैलेंज होगा ही नहीं। ये बात होगी हमारी। उसके बाद 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1964 में। ये जब आया इसमें क्या बात हुई, इसमें ये बात हुई कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट सच एज राजस्थान, पंजाब etc वर प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स सच एज राजस्थान, पंजाब etc were placed in 9th शेड्यूल। मीन्स लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को क्या कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में रख दिया। देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 31B लाया गया था। 31B का क्या मतलब है, 31B क्या कह रहा था कि 9th शेड्यूल बनाया गया और 9th शेड्यूल में जिस भी नियम को डाला जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और लैंड रिफॉर्म्स को क्या कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब जब 9th शेड्यूल में डाल देगा तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उसके बाद बात आई क्या, 1967 में आई बात गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। क्या हुआ, गोलक नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बात हुई, इसमें बात हुई ये हुआ आपका 1967 में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई, इसके अकॉर्डिंग ये बात हुई कि जो भी चीजें हुई है, मीन्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बात हुई, इसमें ये बात हुई 11 जज की बेंच बैठी। 11 जज की बेंच ने ये बोला, उस टाइम की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी ये गोलकनाथ केस में, उस टाइम की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। और उस बेंच ने ये उस बेंच ने ये सॉल्यूशन निकाला कि जो भी 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो भी 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है। इसमें क्या हुआ, इसमें 11 जज की बेंच बैठी। उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो भी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इसको क्या बोल दिया गया, इसको वॉइड कर दिया गया। अब किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देखिए 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा था, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा था ये एक 9th शेड्यूल को लैंड रिफॉर्म्स का जो भी चीजें था उसको किस में डाल दिया था, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था। अब जब 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसका मतलब है कि उसको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। और जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो अपने मन से सरकार जो करेगी वो करेगी, उसके ऊपर तो किसी का नजर है नहीं, जुडिशियल उसको रिव्यू नहीं कर सकता, जुडिशियल उसको वॉइड या नल नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जो भी ये 9th शेड्यूल वाली बातें थी वो वॉइड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको नहीं माना जाएगा। और फिर क्या बोला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विल फॉल अंडर एक्सप्रेशंस लॉ एज गिवन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2। मींस कहने का मतलब है कि पहले क्या हो रहा था, पहले आर्टिकल 368 अलग था और आर्टिकल 13 अलग था। अब क्या बोल दिया गया गोलकनाथ केस में, अब ये बोल दिया गया कि जो भी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगा वो किसके अंडर आएगा, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगा। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट under Article 368 will fall under expressions law। मीन्स ये जो लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत जो चीजें आती थी कि लॉ के अंतर्गत, मीन्स लॉ वर्ड के अंतर्गत जो भी नियम आएगी, जो भी चीजें आएगी उसको क्या करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। और वही आर्टिकल 13 क्लॉज 3 यही बात कह रही थी। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्क्राइब कर दिया 1967 में
कि ये जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। तो अब ये क्या होगा, अब इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, और क्या हो सकता है इसके, ये अब एक, ये किसके अंतर्गत आ गया, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये बात होगी हमारी उस टाइम की। उसके बाद एक बात होगी, उसके बाद हमारी बात आई 1971 की। 1971 में हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1971 में हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल 368 क्लॉज 3, इसमें देखिए उस टाइम पे सरकार किसकी थी, उस टाइम पे सरकार इंदिरा गांधी की थी। अब इंदिरा गांधी की सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने लगी तू तू मैं होने लगी, तू तू मैं होने लगी। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1971 में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्लॉज 3, इसमें क्या बोला गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to amendment made under आर्टिकल 368। इसमें बोला गया नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to amendment made under आर्टिकल 368। मीन्स कुछ भी चीजें जो आर्टिकल 13 में है वो आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा। मीन्स आर्टिकल 13 में जितनी भी चीजें हैं, वॉइड वाली जितनी भी चीजें हैं, वो आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा। मीन्स आर्टिकल 368 सेपरेट हो गया, आर्टिकल 13 सेपरेट हो गया। पहले क्या बोला गया था, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही क्या आता है, आर्टिकल 368 आता है, 368 आता है। लेकिन अब क्या बोला गया कि कुछ भी चीजें आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया गया, कहाँ, आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बात होगी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to the amendment to the amendment made under article 368। मीन्स अब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को एक ऐड किया गया, और उस आर्टिकल में क्या बोला गया कि जो भी चीजें आर्टिकल 368 में है वो कुछ भी चीजें अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में। मीन्स आर्टिकल 13 क्लॉज 4 का ये कहना है कि आर्टिकल 368 क्या कर दिया गया, उसको इंडिविजुअल बना दिया गया। मीन्स आर्टिकल 368 से कोई लेना देना नहीं है आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 13 को आर्टिकल 368 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। उसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, केशवानंदा भारती केस, इस केस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इस केस के अकॉर्डिंग बोला गया कि 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केरला ने क्या किया, केरला लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया। ये केशवानंद भारती कौन थे, केशवानंद भारती एक संत थे जिसका लैंड किसने ले लिया था, केरला गवर्नमेंट ने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें 24, 25, 26 और 29 ये सारी चीजों को क्या किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और हमारा ये सारे चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, वैलिडिटी दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं। हम सारे चीज पढ़ेंगे, 24, 25, 29 ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब अभी हमको इतना याद रखना है कि 24, 25 और 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया गया, वैलिडिटी दे दिया। और क्या बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एफआर। मीन्स पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग एफआर, फंडामेंटल राइट्स के भी, फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या बोल दिया गया
कि हम उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अमेंड तो कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी नियम को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम कौन बताएगा? टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगा, हमें खुद से डिसाइड नहीं करना, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 13 तक, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 13 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? आर्टिकल 14। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से सुना। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।